नमो नमः दोस्तों। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में छंद का सामान्य परिचय पढ़ा था और आज भी उससे कुछ कल हम छूट गया था, तो आज हम उसको पूरा करना चाहेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में छंदों की कुल संख्या। क्या करते हैं? ऋग्वेद में छंदों की कुल संख्या। ठीक है, हम बात करें कि त्रिष्टुप। हम बात करें दोस्तों त्रिष्टुप। अब त्रिष्टुप में यदि बात की जाए तो वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 42-53। याद करने का तरीका है आपका कितना है? 42-53। वैसे तो हम कहे कि 4253, लेकिन जो याद करें जिस तरीके से हमें याद रहे उसी तरीके से याद करना है। त्रिष्टुप 42-53, गायत्री 24-50, गायत्री 24-50, जगती 13-46। क्या होगा दोस्तों? 13-46 हो जाएगा। अनुष्टुप 855, 855। याद कैसे करना है? 855, 855। अनुष्टुप 855। उष्णिक 341, 341, 341, 341। वृत्ति 371, 371। और दोस्तों लास्ट का है आपका पंक्ति, तो क्या होगा? 498, 498। याद करें, फिर ये ध्यान से देखना दोस्तों। त्रिष्टुप 42-53 यानी 4253, गायत्री 24-50 यानी 2450, जगती 13-46 यानी 1346, अनुष्टुप 855, 855, उष्णिक 341 यानी 341, वृत्ति 371। याद करने का तरीका तो क्या होगा? 371 हो जाएगा। पंक्ति 498 यानी 498। ये दोस्तों ऋग्वेद में छंदों की कुल संख्या पूछी जाए आपसे कि ऋग्वेद में छंदों की कुल संख्या पूछी जाए तो उसमें पूछा जाए कि आपके कि ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि 42-53। गायत्री की पूछे तो 24-50, जगती 13-46, अनुष्टुप 855, उष्णिक 341, वृत्ति 371, पंक्ति 498। इस तरीके से याद करना है आपको। हम दोस्तों बात करते हैं कि लौकिक छंद क्या है? लौकिक छंद। लौकिक छंद को लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक छंद है कति प्रकारा सन्ति, लौकिक छंद है दो प्रकारा सन्ति। कति प्रकारा सन्ति? दो प्रकारा सन्ति। प्रथम है मात्रिक छंद है, द्वितीय वार्णिक छंद है। पूछा जाए कि लौकिक छंद है कति प्रकारा सन्ति, लौकिक छंद है द्विप्रकारा सन्ति, कैके सन्ति, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संवृत। श्लोकों के चारों पादों में, यानी श्लोक की चारों जो पंक्तियां हैं, चारों जो पाद हैं, पादों में वर्णों की संख्या बराबर हो। वर्णों की संख्या क्या हो दोस्तों? बराबर हो। जहां श्लोकों के चारों पादों में, याद कैसे रखना कि जहां श्लोकों के चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा? संवृत छंद होगा। जैसे इंद्र वज्रा है, हम आगे भी डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा है, इसमें प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पाद में जो 4 पाद होते हैं उसमें प्रत्येक में यानी समान वर्ण है। वसंत तिलका
इसके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे, तो अभी ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें इसके आराम से विस्तार रूप से बताएंगे। तो क्या हो गया, इंद्र वज्रा और वसंत तिलका। यदि पूछा जाए कि संव्रत है, संव्रत में कौन कौन से आते हैं, तो क्या होगा, इंद्र वज्रा वसंत तिलका। अर्ध संव्रत छंद, अर्ध संव्रत छंद किसे कहते हैं कि श्लोक के प्रथम एवं द्वितीय पाद, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध संव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध संव्रत कहते हैं। अब यदि हम बात करें तो इसमें यदि बात करें तो इसमें छंद होगा वियोगिनी, पुष्पितागरा। अब विषम व्रत छंद, श्लोक के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, उसे विषम व्रत छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यानी श्लोक के, जहां श्लोक के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विषम व्रत छंद कहते हैं। जिसमें होगा दोस्तों गाथा, उद्गाथा। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आया हुआ है क्वेश्चन। आप पिछले आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पेपर है वो उठा के देखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और एग्जिट सीधे के सीधे ऐसे उठ करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि श्लोक का जो चतुर्थांश पाद कहलाता है, श्लोक का जो चतुर्थांश है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। एक श्लोक में कुल 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं दोस्तों, एक श्लोक में कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। प्रथम व तृतीय पाद को अयुग कहा जाता है। सीधी सी बात ये ध्यान में रखना कि जो विषम है, विषम पाद है, उसको अयुग कहा जाएगा, और द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, युग। यानी सम पाद को क्या कहा जाता है, युग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यति किसे कहते हैं, छंद में आती है ना यति। यति एक पाद को पढ़ने के लिए, एक पाद को पढ़ने के लिए बीच में लिए जाने वाला जो विराम है, क्या है दोस्तों, जो विराम है वो क्या कहलाता है, यति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, यति कहलाता है। ऋस्वम लघु, ऋस्व लघु, ए ई उ री द्री को लघु, कौन लघु, लघु के लिए लघु कहा जाता है। यानी ए ई उ रील री, ए ई उ रील री को क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है। लघु के लिए दोस्तों चिन्ह इस तरीके का होगा, ये चिन्ह होगा, का प्रयोग किया जाएगा ऋस्व स्वर के आगे। जो ऋस्व स्वर है, लघु स्वर है, उसके आगे संयोग के रहने पर, संयोग के रहने पर उस ऋस्व को भी गुरु मान लिया जाता है। यानी जो लघु स्वर होता है उसको भी क्या मान लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। कहने का मतलब, अर्थात ऋस्व स्वर के आगे जो हलंत वर्ण हो, अनुस्वार हो, विसर्ग रहे, तो उस ऋस्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है दोस्तों। क्या मान लिया जाता है दोस्तों, गुरु मान लिया जाता है। गुरु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों गुरु के लिए। दीर्घ स्वर आ ई आई औ री ए ओ आई और औ को भी गुरु माना जाता है। यानी ये जो दीर्घ स्वर है आ आई औ री ए ओ आई औ,
इनको भी क्या मान लिया है, गुरु माना जाता है। पाद का अंतिम लघु स्वर, बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, ध्यान में रखना कि पाद का जो अंतिम लघु स्वर भी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है दोस्तों, गुरु मान लिया जाता है। ये दोस्तों हमने आज छंद का जो परिचय है वो हमने पढ़ा। अब इसमें हम दोस्तों, इसमें रह गई कि गण रह गए, गण किस तरीके से करना है, तो गण भी दोस्तों हम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आएगा दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि छंदों में कुल 8 गण होते हैं। छंदों में जो गण व्यवस्था है, जो गण है वो कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम समझेंगे। सूत्र याद रखना, ये माता राजबान सलगम। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ये माता राजबान सलगम, ये माता राजबान सलगम। इसी से हम दोस्तों करेंगे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण, सगण। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गण हो गए। अब दोस्तों इनमें हम मात्राएं लगाएंगे। ध्यान से देखना किस तरीके से मात्राएं, बहुत आसान है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से समझते हो इनको। यहाँ ये माता राजबान सलगम हमने बनाया है कि लास्ट में जो है वो तो क्या है दोस्तों, ये तो हो गया आपका लघु और ये हो गया आपका दोस्तों गुरु। तो लघु के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है और गुरु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखना दोस्तों, यहां से लेंगे हम, यहां से ये माता तो क्या होगा, ऋस्व गुरु गुरु। आगे दोस्तों ध्यान में क्या रखना, 3 वर्ण लेना है यगण में, ये माता, ठीक है दोस्तों। पहला ऋस्व है और दूसरा गुरु है और तीसरा भी गुरु होगा। अब है मातारा, आगे दोस्तों मातारा तो क्या होगा, गुरु गुरु गुरु। 3S है 115। यदि हम ट्रिक से भी याद करें तो 155 हो जाते हैं। यगण में 155, मगण में 555। तगण ताराज, दीर्घ दीर्घ लघु। फिर है दोस्तों आपका रगण, तो दीर्घ लघु दीर्घ। जगण दोस्तों जबान, तो क्या होगा, ऋस्व लघु दीर्घ और ऋस्व। आगे दोस्तों बगण बानस, दीर्घ लघु लघु। नसल ऋस्व ऋस्व ऋस्व। और सगण तो क्या होगा दोस्तों, ऋस्व ऋस्व और गुरु। ये दोस्तों है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम याद करें तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, यगण 155,
मगण 555, तगण 551 और रगण SIS। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? SIS। रगण जगण ISI का मार्क आप जानते हो दोस्तों, असली का मार्क होता है ये ISI। बगण 511, नगण 111, सगण 115। अधिकतर दोस्तों ये ऐसे आते हैं जैसे किसी को हम देते हैं कि कोई धार्मिक कार्य में देते हैं 111, 105। ये तो दोस्तों हमने गण व्यवस्था पढ़ी। अब यदि हम बात करें इसमें, तो दोस्तों ध्यान में यही रखना है आपको, इस तरीके से बनाना है इनका, इस तरीके से ये गण व्यवस्था हो जाएगी। इसमें क्या होगा? आदि गुरु, आदि लघु, त्रिगुरु और अंत लघु, मध्य लघु। इसमें होगा दोस्तों आदि लघु, त्रिगुरु, अंते लघु, मध्य लघु, मध्य गुरु, आदि गुरु, त्रिलघु, अंते गुरु। दोस्तों इस तरीके से ये यहाँ इस क्लास में पूरा का पूरा छंद परिचय लेकर के, इसमें गण व्यवस्था से लेकर के सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने। अब जो पढ़ेंगे हम, एक एक छंद को क्रमवाइज पढ़ेंगे हम, और प्रत्येक छंद को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका लक्षण लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसकी गण व्यवस्था किस तरीके से लगाई जाती है वो भी हम लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अब मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके लिए जो छंद हैं वो आसान होंगे, बहुत ही आसान। यही है मेरे पास। इसी तरीके से मैंने जो छंद के एक भी क्वेश्चन छंद का गलत नहीं होता है। तो कारण ये किए कि मैंने एक बार ही, एक मेरा मित्र था जो अभी 2nd ग्रेड टीचर है, मेरा ही नाम राशि है, तो उस जब हम दोनों 12th में साथ साथ पढ़ते थे, तो वहाँ मैंने बोला कि यार आप साहित्य के हो तो मुझे भी थोड़ा कुछ इसमें बता दो। तो उसी ने मुझे एक बार समझाया था, और वही ट्रिक जिस तरीके से उन्होंने बताया, वही ट्रिक आज मेरे काम आ रही है, वही तरीका मैं अपना रहा हूं। तो मेरा एक भी क्वेश्चन छंद का गलत नहीं होता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आपका भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात हो गई, आपका समय वेस्ट न करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।